हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। और आज मैं आया हूँ बड़े दिनों के बाद, और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं आज ये गारंटी लेता हूँ कि इससे पहले आपने किसी भी जगह से, किसी भी टीचर से, हायर अपर लेवल या लोअर लेवल, किसी भी स्टैंडर्ड से कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो ये एंटायरली उससे बहुत डिफरेंट होने वाला और बहुत इजी कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कंसेप्ट आप कहीं नहीं देखे होगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे, मैंने आज एक कंपनी, शायद ये कंपनी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए बस ये मैं ले रहा हूँ, और ये रिलायंस क्योंकि वेल नोन है इसलिए मैंने यहाँ पर बस एक एग्जाम्पल डाला है। देखो, आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहले तो तीनों वर्ड का मीनिंग समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश, यहाँ जो कैश वर्ड है ना, इसका दो मतलब है, ध्यान से समझना। एक तो प्योर कैश है और दूसरा है कैश इक्विवेलेंट। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट, आप लोग जब, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 की न्यू वाली बैलेंस शीट, वर्टिकल वाली बैलेंस शीट याद होगी, तो आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नाम का एक हेड करंट एसेट के अंदर में दिखता है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही, एग्जैक्टली वही नहीं, ठीक है, कुछ वैसा ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो दो चीज हो गया, ध्यान से समझना। यहाँ पर कैश दो चीजों को माना जाता है, एक तो जो आपके पास है कैश इन हैंड, और दूसरा कैश एट बैंक, या कह लो डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। ये कौन सा, कैश एट बैंक वाला, ये तो प्योरली कैश ही है, ये तो आपका पैसा है। बट कैश इक्विवेलेंट मतलब ये कैश जैसा ही है, ये कैश नहीं है, बट ये कैश जैसा है। ठीक है, अब कैश जैसा है यानी कहने का मतलब ये ना हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड यानी एक तरीके से हम लोग कहते हैं ना, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इनटू कैश। और ये जो कैश का अमाउंट है ना, वो अमाउंट का खास बात याद रखना, वो सर्टेन अमाउंट है, वो फिक्स है कि इतने में ही आपको इसको सेल करने पे इतना ही अमाउंट मिलेगा। ये बात आपको सर्टेन है, यानी अमाउंट का सर्टेन है। और दूसरी बात, विथआउट रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू। इसका कहने का मतलब है, बहुत ध्यान से समझना, कैश तो आप समझ गए, इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई भी चीज जिसको आप लेकर मार्केट में जाओ ना, तो कोई भी इंसान उस चीज को तुरंत ले ले, और बदले में आपको पता हो कि कितना रुपए जो आप सोच कर गए हो उतना ही रुपए आपको दे भी दे। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि गोल्ड। आपको गोल्ड के बारे में पता है कि आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, आप जब बेचने जाओगे तो कितना अमाउंट आपको मिल जाएगा, और आप ज्वेलर के पास जाओगे तो वो सर्टेन अमाउंट आपका जो आपने सोचा था आपको गोल्ड के बदले मिल जाएगा। ठीक है, बट ये दूसरा लाइन क्या है, विथाउट रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत वॉलेटाइल, उसका प्राइस बहुत चेंजिंग हो, और उसका प्राइस अचानक से बहुत बढ़ भी सके और गिर भी सके, ये वाला उसके अंदर फीचर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, शेयर्स। शेयर्स आप एक बार खरीद लो तो कभी भी बेच सकते हो ना, आप उसको
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तुरंत मार्केट में जाकर बेच सकते हो। बट जब आप बेचोगे तो क्या ये बात श्योर रहेगी आपको कि भाई आप कितने रुपए में उसको बेच पाओगे या उसका प्राइस क्या होगा? आप नहीं जानते। एक बार में अचानक से शेयर के प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं और रातों रात या कह लो पलक झपकते प्राइसेस बहुत नीचे भी गिर सकते हैं। तो वो सिग्निफिकेंट, वो भी थोड़ा मोड़ा 19-20 नहीं, बहुत मेजर फ्लक्चुएशन आ सकता है प्राइसेस में। तो ऐसा रिस्क अगर किसी चीज में है तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता। तो किसको मान सकते हैं और किसको नहीं, एग्जांपल भी मैं दे देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे सर्टेन अमाउंट ये बोल रहा है ना, तो इसके बिहाफ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि जिसका टेन्योर जो कि लेस देन 3 मंथ या लेस देन इक्वल टू 3 मंथ, यानी कि जिसका इतना मेच्योरिटी पीरियड है ना, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को भी आप क्या मान सकते हो, कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको सर्टेन अमाउंट जो फिक्स रहेगा 3 महीने के अंदर रियलाइज कर देंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रेजरी बिल, ठीक है, टी बिल्स, आप कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, बट ऐसा समझ लो ये गवर्नमेंट के एक तरीके से आपने क्या किया है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास पैसा किया है और विथ इंटरेस्ट, यानी अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ आपको 7%, 6% के अप्रॉक्स मिल जाएगा 3 महीने, और या मैक्सिमम ये साल भर का होता है। तो ऐसा अगर आपने 3 महीने तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जो 3 महीने तक वाला टी बिल्स रहेगा वो क्या होगा, ट्रेजरी बिल, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने के अंदर है जिसको बेचने पर आपको सिग्निफिकेंट कोई चेंजेस ना हो और जिसका सर्टेन अमाउंट आपको पता हो और वो मिल जाए, ठीक है। अच्छा, और इस लाइन का यहाँ पर क्या रिलेवेंस है कि भाई अचानक से कोई पैसा ना डूबे, तो यानी कि ये किस चीज के लिए, टू एक्सक्लूड किस चीज को, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बट यही चीज सोचो, अगर आपका डिवेंचर है, मैं डिवेंचर लॉन्ग टर्म का होता है, ये बात क्लियर रखना, ठीक है, शॉर्ट टर्म का नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के ले रहा हूं, ऐसा कोई डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा, आपने शेयर नहीं खरीदा, कोई डेप्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदा जो 3 महीने के अंदर आपका रीपे हो जाने वाला है, ठीक है। तो वैसे वाले भी और वो सर्टेन अमाउंट है क्योंकि डेप्ट में फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो वैसे वाले भी चीजें इस कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश वर्ड का मतलब आपको समझना जरूरी था। यहाँ पर नॉर्मली वही कैश मत सोचकर चलना। एक तो कैश जो हमारे पास है यानी बिजनेस के पास है, कैश इन हैंड, जो उसने बैंक में रखा है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, कैश एट बैंक, ठीक है। मैं एफडी के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एफडी तुरंत कैश में नहीं बदला जा सकता, और बदले तो अच्छा खासा अमाउंट वो लोग काट कर देंगे। तो एफडी इसके कैटेगरी में नहीं आएगा, डिमांड डिपॉजिट्स होगा, ठीक है, कि आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सको, वो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने क्या बोला, कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या बोला, कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 3 मंथ्स तक की हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब कैश इक्विवेलेंट में और मैंने बताया कि क्या चीजें नहीं आ सकती, ऐसी कोई चीज जिसको रियलाइज करने पर आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी ये सर्टेन ना हो, या उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा लेवल का फ्लक्चुएशन पॉसिबल हो। तो ऐसे दोनों ही केसेस नहीं आ सकते कैश इक्विवेलेंट में। इतना बात समझ में आया? तो आप कोई भी चीज को कैटेगराइज कैश इक्विवेलेंट के तरीके करना हो तो ये वाला आप फॉर्मूला या थियरी लगा सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब दूसरा वर्ड इसमें आया, फ्लो। अब कैश वर्ड तो आप समझ गए, फ्लो का मतलब यहां पर क्या है तो ये समझते हैं। देखो, फ्लो यहां ना बेसिकली दो तरीके के हैं, बट मैं लिख तीनों दे रहा हूं। या तो होगा इनफ्लोज, यानी बिजनेस के पास पैसा आएगा, या बिजनेस के पास से पैसा जाएगा, आउटफ्लोज। और कुछ चीजें होंगी जो नो फ्लो का केस है, ठीक है, नो फ्लो, यानी इससे ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा।
तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इनफ्लोज जब भी होंगे तो उनको जोड़ा जाएगा, आउटफ्लोज जब भी होगा तो उसे माइनस किया जाएगा, और नो फ्लो का कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा। नो फ्लो की कोई जगह नहीं है, यानी जिससे पैसे का लेना देना नहीं है उसमें उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको हटाओ, इग्नोर। इतना बात क्लियर? ठीक है। अब एक थर्ड वर्ड आया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहने का मतलब ये बोल रहा है इट इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, लेजर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट और अकाउंट का डिफरेंस आपको बताया था। इसमें कोई डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होंगे, ठीक है? इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होंगे। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों वर्ड का क्या मतलब है और क्या इसका मतलब नहीं है, ये मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया। अच्छा ठीक है, ये तो हमने नाम के बारे में किया, ठीक है। अब छोटी छोटी कुछ और बातें मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं इसके एग्जैक्ट थियरी के ऊपर या कंसेप्ट के ऊपर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों वर्ड का अपना क्या रिलेवेंस है, ठीक है। ओके, अब देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया था, रिलायंस कंपनी मान लो। तो होता क्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना हो रहा है ये जानने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट बना लेते थे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते थे। एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, इसको जानने के लिए हम क्या बना लेते थे? बैलेंस शीट। तो भाई फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है, ये भी तो आपके मन में आ रहा होगा यार बनाना ही क्यों है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर पहले देता हूं आपको, फिर आपको रिलायंस का पूरा कंसेप्ट लेकर समझा दूंगा। आप ये बताओ, मुझे सोच कर बताना, हमारा अकाउंटिंग का दो बेस होता है, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक एक्रूअल बेसिस। हम जनरल लाइफ में कौन सा यूज करते हैं? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही हम पीएल भी बनाते हैं, उसी के बेसिस पे हमारी बैलेंस शीट भी बनी रहती है। यानी हमारा अभी तक जो भी हमने अकाउंटिंग किया वो किस बेसिस पे किया? अक्रूअल बेसिस। अब अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग करने पर हम कई चीजें जो कि हुई नहीं है, जैसे कि एग्जांपल प्रोविजंस हुई नहीं है, हो सकती हैं, उसके लिए हमने कुछ अपना अमाउंट डिसाइड कर लिया, ठीक है। कुछ चीजों के लिए रिजर्व्स बनाकर रख लिए, कैपिटल नेचर के स्पेसिफिक रिजर्व्स बना कर रख लिए, ठीक है। कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम पे कर दिया, कुछ एडवांसेस के नाम पर कर दिया, ये सारा चीज, कुछ एक्रूड के नाम पे, ये सारा चीज हम करते थे बेटा। ये सारी चीजों में एस्टिमेशंस है या मैनिपुलेशन का स्कोप होता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, भाई आपने कह दिया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपने कह दिया कि भाई मैंने किसी एक्स एक्स इंसान के पास आप गए, आप बोल दिए कि यार अभी मेरा ना थोड़ा सा अकाउंटिंग को अच्छा दिखाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मैं अपने बुक्स में प्रीपेड मैं लिख देता हूं कि मैंने तुम्हें प्री पेमेंट किस किस चीज की है। हम लोगों को तो पता ही है, ऐसे ही कभी तुम्हें जरूरत होगी तो तुम भी अलाउ कर देना। अब मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम पर कई सारी चीजें बुक कर दूं और हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। सेम कई जगह पर अगर हमें लाइबिलिटीज के साइड का बढ़ाना है तो हम आउटस्टैंडिंग्स दिखा देंगे, सामने वाले से हमारी सेटिंग है। भाई प्रोविजन तो एक एस्टिमेट पे बनता है, वो एस्टिमेट्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली डालकर अपने फिगर्स को मैनिपुलेट और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्कोप बहुत ज्यादा है। तो हमारी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है मैनिपुलेट करने का, ठीक है। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया, अगर मैं यही लिख दूं कि वाई कैश फ्लो, सीएफएस में बोलूंगा वाई कैश फ्लो, तो पहला आया कि भाई ये जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, सो देयर इज स्कोप ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे मैनिपुलेशन ही हो जाएगा, स्कोप तो है ना, स्कोप ऑफ
manipulation in estimates like provision, prepaids, आउटस्टैंडिंग एटसेट्रा, ये सब में स्कोप है। ठीक है, तो इसको टू चेक एंड रिड्यूस इट, इसको चेक और रिड्यूस करने के लिए, इसको चेक और रिड्यूस करने के लिए किसका होना जरूरी है? इसको चेक और रिड्यूस करने के लिए भाई कौन रहेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरी चीज, कुछ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ ऐसे यूजर्स या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स मान लो होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट ना ये देखकर नहीं करते कि प्रॉफिट या लॉस कितना है, वो ये देखकर करते हैं कि कैश कितना बिजनेस में जनरेट होता है। जैसे कई लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा अभी, तो उसमें कई लोग, स्पेशली मैं नमिता का एग्जांपल ले रहा हूं, नमिता हमेशा एक लाइन बोलती है कि आई ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन सच बिजनेस जहां पर कैश ज्यादा हो, कैश फ्लो ज्यादा हो। ठीक है, जहां पर कैश जनरेट ज्यादा हो, तो वो कैश वाले बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करती है। ऐसे कई लोग होते हैं जो कैश वाले बिजनेस में, जहां पर कैश फ्लो ज्यादा होते हैं, कैश जनरेशन, उसमें कोशिश करते हैं इन्वेस्ट करना। तो यूजफुल यहां पर लिख दूं, यूजफुल फॉर यूजर्स हु मेक्स देयर investments decision on basis of cash flows या cash profits of company। तो ये तो मैंने आपको बताया बाहरी वाले लोगों के लिए फायदा। अब कंपनी को क्या फायदा होगा, कंपनी इसको बनाकर क्या जान लेगी? तो देखो, कंपनी के लिए ये क्या है, एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, हेल्प करता है रिकंसिलिएशन ऑफ कैश बैलेंसेस। वो अपने कैश बैलेंस को बहुत अच्छे से रिकंसाइल, टैली करा सकती है, चेक कर सकती है। ठीक है, तो इससे, ठीक है, इससे हेल्प क्या होगा कि भाई कैश का कहीं भी मिसयूज, ठीक है, या थेफ्ट नहीं होगा। ठीक है, और क्या फायदा होगा बिजनेस को? बिजनेस को ये बात पता चलेगी कि कितना पैसा किस किस जगह से आया है और वो किस किस जगह को गया है, लगा है। ठीक है, तो वो जानेंगी। ठीक है, हाउ मच एंड फ्रॉम वेयर कैश has been procured and how much and where it is allocated। अब ये तो जान जाएंगे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा उनको ये सब समझ में आएगा कि जैसे उन्होंने, मान लो कुछ एक सोर्स का एग्जांपल ले रहा हूं कि एक सोर्स से उन्होंने पैसा लिया और उसको 12% का इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वो कैश का यूज किया है, उन्होंने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिससे सिर्फ 10% का ही इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये बात डायग्नोस हो जाए, नहीं तो 2% का हमेशा कंपनी लॉस करेगी। तो ऐसे चीजों को जानने के लिए, ये तो एकदम इजी वाला एग्जांपल दिया। दूसरी बात कि भाई कैश जो आपने जब लिया है, ठीक है, मान लो एक सोर्स से आपने कैश का पैसा उठाया है, तो भाई उस कैश का कॉस्ट जो आपको बाद में देना है, और इस कैश से जो उसकी रेवेन्यू जनरेट हुई है, वो कितने मल्टीपल्स में है,
यानी ये हमें समझ में आएगा कि यार इस जगह पर इस पैसे का यूज करके क्या हमें फायदा हो रहा है या इससे भी और अच्छे ऑल्टरनेट्स हैं मार्केट में। मान लो हमने एक मान लो बहुत जगह कैश लगाया है, एक जगह मान लो 10% का रिटर्न हो रहा है और हमें अभी मार्केट में ये बात पता चली, तो उस समय नहीं था, अभी हुआ ऐसा चेंज कि एक जगह ऐसा है जहां हम इन्वेस्ट करके 15% इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस 10% से पैसे को विड्रॉ करके इस 15% में डाल सकते हैं। इतना बात क्लियर। तो ये क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको मेन होने के लिए बहुत सारे रीजन है। ठीक है, मेन क्यों कैश फ्लो बनाना जरूरी है ये आपको समझा दिया। ठीक है, कैश फ्लो क्या होता है क्या नहीं होता वो बताया, क्यों होता है, ठीक है, ये समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं कैसे होता है। ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट जो बनता है वो किस लॉजिक से बनाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले जब एक बिजनेस को शुरू करते हैं हम, तो बिजनेस को चाहिए होता है पैसा। तो बिजनेस सबसे पहले सोचती है भाई कि पैसा लाए कहां से। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पर क्या बोला, पैसा कहां से लाए। पहला क्वेश्चन कि भाई पैसा लाए तो लाए कहां से, है कि नहीं। ठीक है, तो पैसा कहां से लाए को हम कहते हैं कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहला डिसीजन हुआ पैसा कहां से लाएं। अब दूसरा डिसीजन बहुत ध्यान से सुनना, पैसे तो आ गए, अब हमने बिजनेस सेटअप किया था, कुछ पर्पस सोचा था, तो अब हम ये पैसे को लाने का पार्टी नहीं करेंगे, उस बिजनेस में लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब यूज्ड टू रन द बिजनेस। अब पैसे को लाए और बिजनेस को शुरू किए, इसको हम कौन सी एक्टिविटी कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आप भी बताओ, हमने जो बिजनेस शुरू किया, बिजनेस को शुरू करने का एम ही क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप हुआ कि बिजनेस ने पैसा लाया, ठीक है, और फिर उसको अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी में लगाया और उससे उसने प्रॉफिट कमाया। अब एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, वो प्रॉफिट को क्या करेगा, या तो जो शेयर होल्डर या इंटरेस्ट वगैरह जो पेमेंट था वो करेगा, ठीक है, और जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो पे करेगा, और बाकी जो वो पैसा अपने पास है वो रखता नहीं है, वो उसको वापस से कहीं ना कहीं लगाता है। तो उसके पास एक और डिसीजन, एक और सोच आती है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये पैसा कहाँ लगाएं कि और ज्यादा पैसा उससे बना पाए। तो नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, पैसा कहां लगाएं, पैसा कहां लगाएं। ठीक है, पैसा कहां लगाएं, इसको हम कहते हैं कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहना, यही थियरी अगर आपको समझ में आ गई, न्यूमेरिकल जीरो डिफिकल्टी रहेगा आपको। ठीक है, तो पहला एक्टिविटी मैंने क्या बोला, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसमें क्या सोच रहती है भाई कि भाई हम पैसा लाएं तो कहां से लाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर लाने के बाद अपने मेन बिजनेस को चलाया, उसको कहेंगे ऑपरेटिंग, उससे प्रॉफिट कमाया और जो सरप्लस पैसा है उसको कहीं और फर्दर कमाने के लिए लगाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी आपको शायद समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब देखो पैसा लाने का क्या जरिया होता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर वो सोच रहा है कि मैं पैसा कहां से लाऊं, तो पैसा को लाने का ना दो ही वे हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना।
या तो आप खुद का लगाओ, यानी कंपनी के बेसिस पे सोचो, तो या तो ओनर का फंड होगा, या तो ओनर्स फंड रहेगा, या दूसरा फंड कौन सा होगा भाई, किसी और से लोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बोरोड फंड। ओनर फंड का एक दूसरा नाम है क्या, इक्विटी। और बोरोड फंड का एक दूसरा नाम है डेब्ट। यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है पैसा लाने का, इक्विटी या डेब्ट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी के अंदर अगर आप जाओगे तो यहां पर पैसा लाने का जो वे है उसका हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल। और डेब्ट के अंदर जाओगे तो उसका नाम है नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर नई वाली बैलेंस शीट देखो, इसको करने या पूरा क्लास 12 करने के लिए नई बैलेंस शीट तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा आपको आता है, नहीं आता होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट करना, मैं उसको पूरी के पूरे विथ नोट्स अकाउंट आपको याद कराने का ट्रिक बता सकता हूँ। ठीक है, मतलब चुटकियों में आपको याद हो जाएगा, 2 मिनट का काम है वो। ठीक है, तो न्यू वाली बैलेंस शीट मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने देखी है और आपको याद है। तो पैसा लाने का हमने जो सोचा था यार, पैसा कहां से लाए, लाने के दो ही तरीके, या तो ओनर के पैसे या तो किसी आउटसाइडर बोरोड। ठीक है, अब ओनर का पैसा बैलेंस शीट में उसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल। और उधार वाले पैसे का मेन हेडिंग क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। इतनी बात मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर पाया। तो अब हमारे पास दो चीजें क्या निकल कर आई, शेयर कैपिटल या नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो दो चीजें मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब सोचना, अब मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी को आप किस तरीके से समझ सकते हो। अगर कभी भी शेयर कैपिटल से जुड़ा, ठीक है, शेयर कैपिटल से जुड़ा या नॉन करेंट से जुड़ा कोई भी इनफ्लो होगा तो उसको किस एक्टिविटी में जोड़ोगे, फाइनेंसिंग। कोई भी आउटफ्लो होगा तो उसको किससे माइनस करोगे, फाइनेंसिंग। एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान सुनना। शेयर कैपिटल, शेयर्स कितने तरीके के भाई, दो तरीके, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इशू करोगे, देखो क्या क्या केस हो सकता है, यानी इक्विटी शेयर या तो इशू करोगे या तो वापस खरीदना यानी बाईबैक करोगे। इशू करोगे तो बदले में पैसा आएगा, इनफ्लो हो रहा है तो उसको इशू को जोड़ दो। बाईबैक कर रहे हो, पैसा जा रहा है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, ये तो मेन इसका हुआ। अब शेयर से जुड़ा क्या लेना देना और हो सकता है भाई, आपने शेयर इशू किया है तो बदले में शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट करोगे, या तो इक्विटी वाला डिविडेंड या प्रेफरेंस वाला डिविडेंड, यानी डिविडेंड ही पे करोगे। तो इससे जो आउटफ्लो होगा वो क्या होगा, डिविडेंड का पैसा। मेरे हिसाब से अगर मैं गिन के बोलूं तो आपको हर सोर्स एकदम क्लियर हो गया कि भाई, या तो आपको ध्यान से समझना इसमें क्या क्या केस आ सकते हैं शेयर के अंडर में। ठीक है, फाइनेंसिंग में शेयर्स के लिए क्या आ सकता है, इशू ऑफ शेयर, चाहे वो इक्विटी वाला हो चाहे प्रेफरेंस वाला, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, और उसी को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी बेचना खरीदना। इनसे जुड़ा एक पेमेंट क्या हो सकता है, डिविडेंड, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल। अब ये क्या वर्ड है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा इंटरिम और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। तो यानी जाने वाला क्या पैसा हो सकता है, और डिविडेंड ही। तो ये गिने चुने शेयर से जुड़ी बात हो गई। अब लॉजिकली चलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी में डिवेंचर भी आ सकता है, आप कोई भी तरीके का 12 मंथ्स के ऊपर का लोन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से और क्या आ सकता है कि भाई जिस तरीके से तो बॉन्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और क्या पैसा आ सकता है भाई, आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, फ्रेंड्स रिलेटिव से भी लोन ले सकते हो, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हो। यानी नॉन करंट के हेडिंग के अंदर में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मैं प्रोविजन पे क्यों नहीं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि प्रोविजन नॉन कैश होता है, तो अभी उसको रहने देते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपके जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या कह लो कि जो भी आपके एक तरीके से अदर नॉन करंट लायबिलिटी, तो मैंने मेन मेन जो एग्जांपल इसके अंदर आ सकते हैं वो क्या है, बैंक लोन है, एनबीएफसी का लोन है, रिलेटिव का लोन है, या कोई भी लोन या डिबेंचर 12 मंथ से ऊपर वाला, या बॉन्ड। ठीक है, तो भाई इससे जुड़ा क्या हो सकता है, या तो इसको देकर पैसा लो, यानी रेस करना इशू करके, या इसकी रीपेमेंट रिडीम करके पैसा वापस रीपेमेंट कर दो, आउटफ्लो माइनस कर दो। इस ये तो मेजर हो गया। इससे जुड़ा पेमेंट्स क्या कर सकते हो, इसके बदले एक ही चीज जा सकती है, क्या जाएगी आप सोच कर देखो, इंटरेस्ट जाएगा। तो इसके बदले जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो आउटफ्लो हो जाएगा माइनस। मैं आपको लॉजिकली चीजें रटा नहीं रहा हूं, लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आप उंगलियों पे अब गिनना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो इसके लिए ट्रिक, कि बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल या नॉन करंट लायबिलिटी के हेडिंग से जुड़ा कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा, फाइनेंसिंग में जुड़ेगा या यहीं से माइनस होगा, इससे जुड़े होंगे। क्लियर? ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैं लास्ट में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी है, इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैंने ये तो बताया पैसा आ तो गया इन जगह से, अब इसको अपने मेन बिजनेस में लगाओगे। मेन बिजनेस में आप अभी लॉजिकली सोच सकते हो कि जिस चीज का बिजनेस आपने सोचा था, ठीक है, वो बिजनेस करना चालू करोगे, उसके लिए चीजें खरीदना चालू करोगे, फिर बना बना कर बेचोगे, फिर पैसा कमाओगे। ठीक है, और यही चीज ऑपरेटिंग में जाती है, बट मैं अभी उसको दिखाऊंगा कैसे जाती है। अब मैं बोला कि वो काम करने के बाद प्रॉफिट आया, सरप्लस पैसा है, अब आप चाहते हो उसको कहीं इन्वेस्ट करना। भाई आप इन्वेस्टमेंट दो ही तरीके से कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हो, ध्यान से समझना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऑप्शन ही आपको दो मिलेंगे। आइदर उस इन्वेस्टमेंट से एसेट क्रिएट होगा, या उस इन्वेस्टमेंट से एसेट ना बनाकर आप डायरेक्ट रिटर्न, या तो एसेट बनाओ, एसेट का यूज करके रिटर्न कमाओ, या तो डायरेक्ट उससे रिटर्न कमाओ। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इनकम एक्स्ट्रा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो एक हेडिंग है नॉन करेंट एसेट आपके बैलेंस शीट में। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट मेन वो है। दूसरा हेडिंग है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जस्ट नॉन करेंट एसेट्स का एंड के जस्ट नीचे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, ओके। अब और यहां पर लिख देता हूं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है। ठीक है, तो उसको भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, यानी पैसा आप किसी को दे रहे हो, ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ही है, बट हेडिंग सिंस अलग है, तो वो मैं लिख दे रहा हूं आपको, यानी एसेट या इन्वेस्टमेंट के तौर पर होगा ये। इतना बात क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इनसे जुड़ा इनसे जुड़ा अगर मैं बोलूं, इन तीन से जुड़ा नॉन करेंट, और ये इन्वेस्टमेंट और लोन्स एंड एडवांसेस, इनसे जुड़ा अगर इनफ्लो हो तो वो कहां प्लस होगा, इन्वेस्टिंग में। इनसे जुड़ा अगर आउटफ्लो हो तो वो कहां माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में। क्लियर? अब अभी आपको समझाता हूं। भाई अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर की मैं बात, सॉरी एसेट के अंदर बात करूं, टेंजिबल या इंटेंजिबल, तो आप अधिक से अधिक क्या करोगे, इनको खरीदोगे, इस्तेमाल करोगे, पुराने होंगे या जैसे भी होंगे, फिर आप बेचोगे। इसका दो ही मेन चीज हो सकता है, क्या, या तो आप खरीदोगे या तो आप बेचोगे। तो इसमें दो ही चीज जा सकती है एसेट से जुड़ा, तो क्या, खरीदना, बेचना। अब कहोगे सर एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, बेटा डेप्रिसिएशन में पैसे ना आते हैं ना जाते हैं, और जिसमें आते जाते नहीं उसको तो इग्नोर मारने का बोला था। ठीक है, अब कहोगे सर हो सकता है लॉस में बेचे हो सकता है प्रॉफिट में, तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं लॉस और प्रॉफिट क्यों देखना, आप
खरीदे होगे तो कोई एक अमाउंट है, बेचे होगे तो कम हुआ होगा तो लॉस, ज्यादा हुआ होगा तो प्रॉफिट, बट आया तो कोई एक अमाउंट होगा। आप उस अमाउंट से मतलब रखो, प्रॉफिट और लॉस से मतलब अभी मत रखो। ठीक है, चाहे ज्यादा मिला हो चाहे कम मिला हो, प्रॉफिट और लॉस जरूरी नहीं कि हमेशा कैश में हो, जरूरी नहीं है, यहाँ पर होते हैं। बट सिर्फ जो पैसा मिला होगा वो अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस करने के बाद मिला हुआ होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस करने के बाद, ऑलरेडी वो उसके अंदर ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो नॉन करेंट एसेट समझ में आया मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट से जुड़ा या तो परचेज होगा या सेल होगा। क्लियर, तो नॉन करंट एसेट का परचेज और सेल, परचेज करोगे पैसा जाएगा तो आउटफ्लो तो माइनस, और सेल करोगे पैसा आएगा तो इनफ्लो प्लस। ठीक है, एसेट से जुड़ा और कुछ नहीं होगा। एक बहुत छोटा सा स्पेशल केस है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी इनटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल जब घटता है तो लोग कहते हैं बिका, बट हम ऐसा नहीं, हमारा ट्रीटमेंट अनटिल अनलेस ये ना बोले कि हाँ गुडविल बिका और कुछ पैसा मिला, तब तक हम कहते हैं गुडविल राइट ऑफ होगा, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल्स तो हम बुक में लिख ही नहीं सकते। तो जब भी हटाते हैं ना तो हम बोलते हैं कि वो सिर्फ राइट ऑफ हुआ है, उसका कुछ पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो उसको भी इग्नोर करना होता है, यूजुअली घटने को इग्नोर करते हैं, बढ़ने को परचेज गुडविल कहते हैं, क्योंकि गुडविल खरीदा जा सकता है, ये भी है। ठीक है, अब उतना में मैं नहीं जा रहा हूं, अभी अभी उसको रहने दो, वो एक्सेप्शन वाली छोटी चीजें बाद में देखते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स खरीदना और बेचना ही हो सकता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर या लॉन्ग टर्म एडवांसेस पर आते हैं। भाई जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एडवांस दोगे किसी को लोन, तो आउटफ्लो होगा तो माइनस, जब उससे वापस लोगे या उस इन्वेस्टमेंट को मेच्योर होगा तो वापस मिलेगा तो प्लस। और ये तो मेन हो गया, इससे साइड क्या हो सकता है कि भाई आपको क्या हुआ हो, आपने एज इन्वेस्टमेंट किया है और एसेट में भी, अगर मेन तो ये हो गया, इनसे रिटर्न्स भी तो मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आपने लैंड या बिल्डिंग खरीदा होता तो रेंट मिलता, कोई ऐसा एसेट खरीदा है तो उससे रॉयल्टी भी मिल सकती है जिसका पेटेंट वगैरह हो। ठीक है, तो रॉयल्टीज मिल सकती हैं। ठीक है, बट रॉयल्टी का मैं एक बाद में आपको केस बताऊंगा। बट अभी रेंट और इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट, ये दोनों तो रिसीव होगा ना आपको, तो ये दोनों इसकी इनकम्स हैं, इसी में जुड़ेंगे। जैसे वहां लोन का इंटरेस्ट पे करते थे तो उसी में माइनस होता था, तो इससे जुड़ी हर बात यहीं पर होगी, प्लस और माइनस। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट कर दिया आपको आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली आपको मैंने बताया। बैलेंस शीट को सिर्फ मेमोराइज करके तुरंत देख के प्लस माइनस कर देना है, यानी आप क्वेश्चन जब मिलेगा बैलेंस शीट को देखते चलो, आप क्वेश्चन में ही सॉल्व कर सकते हो, जिसको आप आंसर में टैली कराने के लिए उतना बड़ा फॉर्मेट बनाते थे। प्लस जोड़ते चलो माइनस करते चलो, मैं गारंटी दे रहा हूँ जो नीचे होगा मैच करके देखो, आंसर आते जाएगा आपका। अब सबसे डिफिकल्ट हमारा जो पड़ता है, पता नहीं क्यों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट आज के लिए इतना ब्रेक लेता हूं और इसी का मैं पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन बनाता हूं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी बड़ी है और काफी अच्छा इसमें कंसेप्ट है। तो मैं चाहता हूं वो कंसेप्ट आपको फ्रेश टू फ्रेश मिले, ताकि आप एकदम अच्छे से उसको मेमोराइज कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।